वक्त का पहिया जब घूमता है तो वो पुरानी फाइलों पर जमी धूल को भी झाड़ देता है। उत्तराखंड की वादियों में दबी एक चीख, जिसे 2022 में बुलडोजर के मलबे के नीचे दबाने की कोशिश की गई थी, आज वो चीख फिर से सिस्टम के कानों में गूंज रही है। बात हो रही है अंकिता भंडारी की, वो 19 साल की बेटी जिसे वीआईपी को खुश ना करने की सजा के रूप में क्या मिला? सजाए मौत। उस वक्त सवाल था कि आखिर वो वीआईपी है कौन? सरकार चुप रही, पुलिस जांच करती रही, पर वो नाम रहस्य बनकर रह गया। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, वो ज्यादा दूर तक चल भी नहीं सकता। आज एक वायरल ऑडियो ने उस रहस्य से पर्दा उठाने का दावा किया है, और जो नाम इस फिजाओं में तैर रहा है वो किसी छोटे मोटे कार्यकर्ता का नहीं, बल्कि दिल्ली के दरबार में ऊंची पैठ रखने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आरोप उस वायरल ऑडियो में लगाए जा रहे हैं जिसने देहरादून से लेकर दिल्ली तक की सियासत में भूचाल ला दिया है। आज हम इन आरोपों की पड़ताल करेंगे और साथ ही विपक्ष के हमलों का विश्लेषण भी करेंगे। नमस्कार, मैं नाहिद, आप देख रहे हैं एक संदेश। कहानी में नया पन्ना तब जुड़ा जब उर्मिला सनावर नाम की महिला ने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो बम फोड़ा। उर्मिला जी बीजेपी के पूर्व विधायक और कद्दावर दलित नेता सुरेश राठौर की पत्नी है। इस वायरल ऑडियो में कथित तौर पर सुरेश राठौर की आवाज बताई जा रही है। आरोप बेहद संगीन है। ऑडियो में दावा किया गया है कि अंकिता भंडारी पर जिस वीआईपी के पास जाने का दबाव बनाया जा रहा था उसे गट्टू कहा गया है, और आरोप है कि ये गट्टू कोई और नहीं, दुष्यंत कुमार गौतम है। ऑडियो में कथित तौर पर कहा जा रहा है कि अगर दुष्यंत गौतम का नाम सामने आ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाती, इसलिए मामले को दबा दिया गया। विनोद आर्य, उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है, वो विनोद आर्य का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देगी, रात को इसके साथ सोगी। उसने मना कर दिया, उसने ज्यादा पी ली, उसने सुसाइड कर ली। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूँ। वो होटल वहीं बता रहे थे ना आप, जहाँ हम गए थे घूमने? हाँ, वही था जहाँ वो टाइगर पाइगर मिले थे, मैंने दिखाया था जहाँ रिजॉर्ट है, और अंकिता भंडारी थी उसमें। और वो पहाड़ी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। दो लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार, वो संगठन दोनों उसके महामंत्री संगठन। जरा सोचिए, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे हैं और दूसरी तरफ आरोप है कि अपनी सत्ता बचाने के लिए एक बेटी के इंसाफ की बलि चढ़ा दी गई। सीबीआई को लेकर भी इसमें बहुत सारे खुलासे किए गए हैं। अरे भैया, सीबीआई में जो तो मैं बता रहा हूँ, पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती है। सीबीआई क्या करेगी? महामंत्री है वो, पार्टी धीरे से हटा देती है, बस बात में बदनामी तो पार्टी की है ना। और जैसे ही ये ऑडियो सामने आया, अंकिता की मां सोनी देवी, जो पिछले 3 साल से अपनी बेटी की तस्वीर सीने से लगाए न्याय की भीख मांग रही हैं, उनकी आंखों में उम्मीद की एक लौ जल उठी। उन्होंने रोते हुए हाथ जोड़कर उर्मिला सनावर से अपील की है कि अगर आपके पास सबूत है तो प्लीज डरिए मत, सामने आइए। उन्होंने रोते हुए आगे क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। मैं उस बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहन, मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है मुझे आशा की किरण दिखाई दी है। अगर आप उन सबूतों को कोर्ट में पेश करोगे तो मेरे बेटे को न्याय मिल सकता है। भले मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ, दुनिया की मेरे कोई माँ इस तरह से न रोए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे कि आप ये सारे सबूत कोर्ट में पेश करना। अगर आप चाहते हैं तो मेरी बेटी को न्याय मिले। आज मैं अपनी बेटी को याद करती हूँ तो एक माँ की ये पुकार सुनकर कलेजा मुंह को आता है, लेकिन क्या सत्ता में बैठे लोगों का दिल पसीजा? जवाब है नहीं।
बिल्कुल नहीं, उल्टा जैसे ही दुष्यंत का नाम आया और उन्होंने खुद को पीड़ित बताना शुरू कर दिया। दुष्यंत गौतम ने उत्तराखंड के गृह सचिव को चिट्ठी लिखी, वीडियो जारी किया और वहीं पुराना राग अलापा कि ये उन्हें बदनाम करने की साजिश है। वो कह रहे हैं कि उनका 47 साल का राजनीतिक जीवन बेदाग है। उन्होंने चुनौती दी है कि वो मानहानि का मुकदमा करेंगे। बंधु, मैंने अपने राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक पूर्ण जीवन के अंदर मैंने 47 वर्ष लगातार राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। आज तक जीवन के अंदर कभी भी ऐसी घटना मेरे चरित्र को लेकर कभी भी नहीं उछाली गई है। आज बड़ा दुखी होकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ। जिस प्रकार के कुछ असामाजिक लोग, गलत प्रवृत्ति के लोग जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो चल रही है कि जहां से शुरू हुई है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए, उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए। सब चीज के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन जो भी लोग ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं। इसकी सबकी जांच की जाएगी। मैंने होम सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा है, पत्र लिखा है। इन सब की जांच भी की जाएगी और मूलतः जिस व्यक्ति ने ये षड्यंत्र रचा है उस पर कानून कार्रवाई भी की जाएगी और मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। उसके बावजूद भी मैं जनता और समाज से बोलना चाहूंगा, मेरे विरोध में भी एक भी शब्द, एक भी कोई कार्य ऐसा दिखता हो, उसको सबूत के साथ आप पेश करेंगे तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से भी, सामाजिक और धार्मिक सभी जीवनों से संन्यास ले लूंगा। हर दुश्मन जो है, हर चोर कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। हर मुजरिम कहता है कि ये सामने वाले की सियासत है, ये मुझे बदनाम करना चाह रहा है। लेकिन क्या ऐसा होता है? उस लड़की के सीन जमिए जो इनका नाम लेगी। साहब मानहानि की बात कर रहे हैं, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ। जैसे ही ये नाम सामने आया, हरिद्वार पुलिस एक्शन में आ गई। लेकिन ठहरिए भैया, ये एक्शन उस वीआईपी को ढूंढने के लिए नहीं था। पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया है, लेकिन उसका काम अंकिता के हत्यारों के पीछे छुपे चेहरों को बेनकाब करना नहीं है। बल्कि हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि एसआईटी का गठन उर्मिला सनावर पर दर्ज मुकदमों की जांच के लिए किया गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जिस महिला ने वीआईपी का नाम लिया, अब उसी की कुंडली खंगाली जा रही है। कहानी में एक और ट्विस्ट आया। पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी रविंदर कौर ने पुलिस को चिट्ठी लिखकर उर्मिला सनावर से अपने पति की जान को खतरा बताया। उनका कहना है कि उर्मिला उनके पति को ब्लैकमेल कर रही है। अब पुलिस के सामने एक तरफ ब्लैकमेलिंग का आरोप है और दूसरी तरफ एक हत्या के पीछे छुपे वीआईपी का नाम। इस मामले ने सियासी गलियारों में भी आग लगा दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि बीजेपी राज में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। अखिलेश यादव ने सरकार को उनके पुराने वादे याद दिलाए। उन्होंने पूछा कि सरकार ने अंकिता के नाम पर नर्सिंग कॉलेज बनाने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? अंकिता के भाई को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, वो नौकरी कहां है? अखिलेश का यह भी आरोप है कि सरकार दोषियों को बचाने के लिए लिपापोती कर रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच भाग रही है। उत्तराखंड के अंदर भी गुस्सा 7वें आसमान पर है। विपक्षी दल अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। देहरादून की धर्मपुर विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। हाथों में मोमबत्तियां और जुबान पर एक ही मांग, सीबीआई जांच होनी चाहिए। कांग्रेस नेता लालचंद शर्मा और ओम प्रकाश सती बब्बन ने साफ कह दिया कि जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलता, ये आंदोलन नहीं रुकेगा। उनका कहना है कि जो लोग बेटी बचाओ का नारा देते हैं, उन्हीं के राज में बेटियों का रिजॉर्ट्स में नोचा जा रहा है। क्यों बेटी किसी को खुश करने के लिए उनके रिजॉर्ट्स में या उनके रूम पर जाए? क्यों भेजा जाता है? क्यों नौकरी मांगने जाती है तो उससे पहले फलाने के पास जाइए, उनको खुश करिए? क्यों ऐसा होता है? क्यों किसी की बेटी, अगर उनकी अपनी खुद की बेटी होती है तो क्या वो बेटी को कहीं भेजते हैं?
खुश करने के लिए। वहीं रामनगर में महिला एकता मंच ने एक विशाल प्रदर्शन किया। वहां कौशल्या जुनियाल ने मंच से दहाड़ते हुए कहा कि अगर ये सरकार आधी आबादी को सुरक्षा नहीं दे सकती तो इस सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। और बात सिर्फ कांग्रेस या सामाजिक संगठनों की नहीं है। उत्तराखंड के अपने क्षेत्रीय दल यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल ने तो गुस्सा जाहिर करने के लिए बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम को पुतला ही फूंक दिया। यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी है कि अगर उर्मिला सनावर को गवाह बनाकर सीबीआई जांच नहीं कराई गई तो पूरा प्रदेश सड़कों पर होगा। सोचिए हालत क्या है, एक तरफ 19 साल की बेटी की लाश, दूसरी तरफ रोती बिलखती माँ और तीसरी तरफ सत्ता का वो चरित्र जो सवालों के घेरे में है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अंकिता भंडारी केस में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को सजा हो चुकी है। कोर्ट ने उन्हें दोषी माना है, लेकिन सवाल सजा का नहीं है, सवाल साजिश का है। अगर हत्या की वजह वो वीआईपी था जिसकी स्पेशल सर्विस के लिए अंकिता पर दबाव बनाया गया, तो वो वीआईपी आज भी आजाद क्यों है? क्या 2022 में रिजॉर्ट्स पर बुलडोजर इसलिए चलाया गया था ताकि उस वीआईपी के कमरे के सबूत मिट जाएं? क्या जिस कमरे में आग लगाई गई थी वहां उस रसूखदार के गुनाहों के निशान थे? अब गेंद सरकार के पाले में है। क्या धामी सरकार इस ऑडियो को फॉरेंसिक जांच कराएगी? क्या उन नामों की जांच होगी जिनका जिक्र ऑडियो में किया गया है? लोकतंत्र में सवाल पूछना हमारा काम है और जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी। हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन अब धुआं उठता है तो ये पता लगाना जरूरी होता है कि आग लगी कहां है और किसने लगाई है। आखिर में सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि इस मामले में वाकई कोई बड़ी मछली है जिसे बचाने का पूरा जाल बुना जा रहा है? क्या अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए? अपनी राय बेधड़क होकर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही नई और सोचने पर मजबूर कर देने वाली खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए एक संदेश और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।